जी जनाब, पूछे किसी का पिछले लेक्चर के हिसाब से कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं पहले। ठीक है जी। ओके जी। चलो जी, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में जहां तक हमने किया तो उससे आगे कैरी करना है, तो देखते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने क्लास एंड की थी, हम लोग कर रहे थे साइबर क्राइम्स और उनकी प्रिवेंशन में। लास्ट दो टाइप्स रह गई थी छोटी सी। तो एक जो है उसमें से वो है एसक्यूएल इंजेक्शन है, और एक पासवर्ड अटैक्स है। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो पीछे हमने पढ़ी थी, फिशिंग पढ़ा, रैंसम पढ़ा, मालवेयर पढ़ा, बाकी जितनी भी टाइम्स पढ़ी, मिडल इन दी मैन पढ़ा, उसमें और इसमें जरा फर्क है। अच्छा, ये बेसिकली एक एसक्यूएल इंजेक्शन एक कोड होता है। कोई भी बंदा ये कोड बेसिकली इंजेक्ट करता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अच्छा, जब ये बेसिकली कोड कोई भी बंदा इंजेक्ट करेगा ना, और आपका सिस्टम अगर इन्फेक्टेड है। अच्छा, सिस्टम इन्फेक्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका सिस्टम अगर अप टू डेट नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि अफेक्ट हुए हुए हैं, वो अप टू डेट नहीं है। या आपको लग रहा है कि किसी किस्म का सिस्टम को सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि उसकी कुछ फाइल्स मिसिंग है प्रोग्राम की, वो प्रॉपरली रन नहीं करता, या कुछ ऐसा वैसा। तो ये कोड जब आप डालते हैं ना, कोड जो लिखा जाता है, ये जब आप सिस्टम में डालेंगे तो समझिए आपका सिस्टम क्या हो गया, हैक। उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो उस कोड की मदद से उसने जो इस सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया होगा, वो क्या होगा कि वो खुद ब खुद इंफॉर्मेशन रिलीज करना शुरू कर देगा उस सिस्टम में से। ऑटो होता है, क्योंकि वो सिस्टम की लैंग्वेज में ना उसके साथ वो कम्युनिकेशन करता होता। फिर इन्होंने क्या किया होता है, ये जो कोड लिखा होता है, इसका कोई पर्टिकुलर ना लोकेशन होती है, जिसमें वो जो इंफॉर्मेशन है वहां से जब वो रिलीज होगी तो वहां पे जाके वो सेव। इसमें सबसे बड़ा मेन थ्रेट पता क्या होता है? अच्छा, ये कोड डायरेक्टली सिस्टम में एंटर होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह पहले था कि कोई आपको कोई भेजेगा, कोई चीज आई आपके पास, आपने ओपन किया वो चीज तो होगा। नहीं, ये उस सिस्टम के अंदर वो ये लिखेगा कोड, फिर ये चीज रन करेगी, उसके बगैर नहीं कर सकते। उसके बाद पासवर्ड अटैक क्या है? अच्छा, आपने डिफरेंट पासवर्ड्स
लगाए हुए होते हैं ना, हैकर्स क्या करते हैं, उन पासवर्ड्स का कम्बिनेशन जान के अटेम्प्ट्स वो करते ही रहते हैं। अब जिस तरह आपका फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड का पिन कोड, क्रेडिट कार्ड का, बैंक अकाउंट नंबर, कुछ ऐसी वैसी हो। अच्छा, ये अब कॉम्बिनेशन यूज करते रहते कोई ना कोई तो कहीं पे फिट बैठेगा। और ये वो लगा के कोड, तो आपकी वेल्थ से रेलेवेंट आपकी जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ये एक्वायर कर लो। इसको पासवर्ड अटैक बोलते हैं। तो ये तो फिजिकली ह्यूमन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक वो कैसे कोड ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये जितने क्राइम्स हुए सारे फिजिकल हुए, बाकी जितने भी क्राइम्स थे ये ऑफ साइड लोकेशन से हुए। बंदे का फिजिकली वहां पे होना या ये चीजें नहीं थी, बट यहाँ पे है। जितने भी एटीएम से वो कैश विड्रॉ हुए, बाकी सारा कुछ हुआ कोड, तो वो क्या था, वो यही। अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स है। एक तो ये हो गई ना, एक पासवर्ड अटैक की, और भी टाइप है कि जिस तरह ये जो फेसबुक वगैरह हैक कर लेते हैं, वो क्या है, वो भी गलत। आपका वो जो आपने पासवर्ड लगाया होता है उससे करते हैं। वो भी पहले वो कोई पासवर्ड कॉम्बिनेशन लगाएंगे, अगर लग गया तो वो हैक कर लेंगे। और हैक में उसमें क्या है, वो सबसे पहले आपकी एक्सेस उस पर ब्लॉक करेंगे, आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज होती है। अच्छा जी, मेन टॉपिक जो कि आज हमने कवर अप करना है, वो आपके सिलेबस रेफरेंस थ्री थ्री में से वो ये है कि ये जो क्लाउड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है बात, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी तो जारी बात है, जब बाकी सारे बिजनेस के फंक्शंस चेंज हुए हैं तो क्लाउड अकाउंटिंग कैसे सेम रह सकती है, सेम नहीं रह सकती। क्लाउड अकाउंटिंग, सॉरी बोल गया, अकाउंटिंग कैसे सेम रह सकती है। तो बाकी बिजनेस फंक्शन चेंज होने के हिसाब से अकाउंटिंग भी चेंज। वो मैनुअल बेस अप्रोच, इतनी नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती थी पहले ट्रेडिशनली, आप बाय हैंड ट्रांजैक्शंस पोस्ट करते थे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती थी, जर्नल होते थे, जर्नल के बाद फिर आप लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, एक वो कॉन्सेप्ट था वर्कशीट का भी, अभी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, बट वो यूज नहीं रहा जो पहले, बहुत कम लेवल पे। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग है इसने सारा कुछ चेंज कर। अब इसकी वजह से हुआ ये कि कंपनी के कुछ ऐसे अकाउंट्स या कुछ ऐसी चीजें हमने एक चीज देखी, जब हम competitive स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे थे और वहां पे, तो होता क्या है कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है बिजनेस की और सेकेंडरी, हम दो में डिवाइड करते हैं। मोस्टली क्या करते हैं कंपनीज, competitive एडवांटेज लेने के लिए अगर उनको लग रहा है कि ये एक्टिविटीज वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करते या उसकी कॉस्ट एक सर्टन पड़ती है, तो कंपनी वो एक्टिविटीज आउटसोर्स कर देती है।
जिस तरह पे रोल हो गया, आउटसोर्स किया, टैक्स आउटसोर्स किया होता। तो अब आपका स्टाफ या थर्ड पार्टी आपके अकाउंट्स इन ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर मैनेज कर रहे हो, सारी चीजें उसी तरह से। जैसे आप वहां पहले मैनुअल बेस अकाउंटिंग के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी सेल डे बुक, परचेज डे बुक, रिसीवेबल, पेएबल। अब बेसिकली क्योंकि क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहाँ पे भी यही कि एक ऑफ साइट लोकेशन है, एक ड्राइव है या सर्वर है, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर दिया गया जिसके ऊपर वो सेव होगा, बाकी सबकी एक्सेस उससे दे दी जाए। और जाहिर बात है इसका किसी बंदे ने भी अगर कोई भी टूल यूज करना है सॉफ्टवेयर का कुछ भी, तो उसको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, वो एक्सेस ले सकता है, सारा कुछ कर सकता है। और ये आप कोरोना में देखें जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हुआ तो कोई काम रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? इसी वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी या कोई भी बंदा कहीं से भी किसी भी लोकेशन से उसको एक्सेस करके जो वो काम करना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा, फिर एक जो क्लाउड अकाउंटिंग का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज हुआ है ना, वो ये हुआ है, देखे पहले आप सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते थे, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे होते थे, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, जब तक आप उनको इक्वल नहीं करते थे या क्लोज नहीं करते थे, आपको बिजनेस की करंट पोजीशन के बारे में नहीं पता चलता। अब यहाँ सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग में कि आपने ट्रांजैक्शंस पोस्ट की, डेली बेसिस पे आपके सामने रिपोर्ट आ जाती है। बेशक मास्टर रिपोर्ट आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जनरेट करेंगे, बट जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जितनी भी रिपोर्टिंग है, वो तो उसकी उसके हिसाब से जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट है इस टाइम कंपनी की, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपके सामने उस पर्टिकुलर डे क्लोजिंग के ऊपर आपके सामने। डे क्लोजिंग का किसी भी टाइम के ऊपर आप क्लिक करके रिपोर्ट जनरेट करके वो देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्यों जाना पड़ा ये क्लाउड अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर और बाकी सारा कुछ? एक ये डर, जैसे फिजिकल जो चीजें होती थी उसका कोई बैकअप नहीं होता था, वो उसको क्या करते थे, फोटो कॉपीज करा के उसकी कॉपीज जनरेट करके आप रख लेते थे। फिर फायर वगैरह या ये उसको फिजिकल थ्रेट थे। बट इसका फायदा ये है कि आप डिफरेंट ऑफसेट लोकेशंस के ऊपर इसके बैकअप्स जनरेट करके रख सकते हैं डेटा। फिर अगर उसमें से कोई भी ऐसी पार्टी जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स देखना चाहती है या ये है वो, अब वो वही अवेलेबल जियोग्राफिकली कहीं पे डिस्पर्शन है ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहले तो वो नहीं होता था ना।
उसको उस जगह पे आना पड़ता था फिजिकली, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अब देखें, कहीं से भी एक्सेस लेके वो आपके अकाउंट चेक कर सकते हैं। ये पेरेंट और सब्सिडरीज जो कंपनीज हैं, आप बात करें एक पाकिस्तान में, एक उसकी सब्सिडरी अगर आप बात करें कहीं पे यूके में या कहीं पे, तो अब आपको वहां डेली जाने की जरूरत नहीं है। या बात तो अब बड़े कई अरसे बाद लोग जाके तो फिजिकली वहां पे कोई चीज चेक करेंगे। अदरवाइज तो हर जगह पे बैठ के आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्सेस, डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स या फीचर्स क्या है क्लाउड अकाउंटिंग? नंबर वन, ऑटोमेटेशन। अब कहता है, ये ऑटोमेटेशन का फायदा क्या हुआ है, मतलब इसकी वजह से ये जो आप क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं, कि जब आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक अप करते हैं ना इस सिस्टम के साथ, अकाउंटिंग सिस्टम के साथ, वो ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली पोस्ट करता है। खुद ब खुद ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में पोस्ट होगी, अपडेट करेगी, इतना कैश विड्रॉ हो रहा है, इतना आ रहा है, सब पता चलेगा। तो वो जो एक चीज थी ना जिस कंसर्न में आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वो अब बुकिश में ही रह गया। वो जो BRS आप पढ़ते होते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक पासबुक का डिफरेंस, अब ये होता ही नहीं। डेली एट डे एंड पे आपको कैश की पोजीशन पता चल जाती है। पहले बुक कीपर का सारा दिन यही काम होता था, ये जो कैश आ रहा है जा रहा है इसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करने में सारा टाइम गुजर जाता था। अब इसमें फिजिकल इंटरफेरेंस कम है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी। क्योंकि वो खुद ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा, खुद ऑटोमेटिकली रिकंसाइल करेगा। आपको अलग से दो तीन लोग नहीं है जो बोलते जाएं और ट्रांजैक्शंस को फिर आप टैली करते जाएंगे और ये होगा, नो। इनवॉइसेस, लेजर्स, सब ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। हर स्टेटमेंट में आप एक दूसरे से उसकी लेजर, इनवॉइस और ये चेक कर सकते हो। वो ऑडिटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं एविडेंस, कि जो ट्रांजैक्शन आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट किया है, ये उसके अगेंस्ट आपने प्रॉपर कोई इनवॉइस या ये वो होगी रिकॉर्ड में रखी। तो अब तो ये इनवॉइसेस भी और लेजर ये बेसिकली उसी अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, वो ही सिस्टम जनरेट करता है। फिर पहले वो डिफरेंट टाइप के आप डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते थे जब कस्टमर का ऑर्डर आता था, डिस्पैच नोट वगैरह, इनवॉइसेस, ये ये सिस्टम खुद ब खुद जनरेट करता है। फिर आपका बैंक अकाउंट लिंकअप होता है ना, आपने पेमेंट को स्केड्यूल करना होता है।
अगर कोई आपका ऐसा एक्सपेंस है ना जो कि हर मंथ फिक्स अकर होता है, ये तो आपके मोबाइल ऐप्स में आपको बैंकिंग सर्विसेज ने ऑफर कर दी हुई फैसिलिटी। आप अपनी पेमेंट को स्केड्यूल्ड कर देते हैं कि जी इस डेट के ऊपर ये पेमेंट अगर आपको नहीं याद है या ये, तो वो खुद ब खुद आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो इधर तो आपने उस सॉफ्टवेयर के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ, उसको पता है अकाउंट पेबल में ये अमाउंट है, ये टाइम है, इस पे पेमेंट जानी है। वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा वेंडर सप्लायर से जिनको आपने पैसे देने। कई आप ये करते हैं, कई जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज हो जो तो आप तक डिलीवर ना हो या आप वापस भेज दें, या तो वो यूं ही अकाउंट के थ्रू आपकी पेमेंट कर देते हैं। उन्होंने उसी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना होता है बस। सेकंड जो मेन फीचर बेनिफिट है वो क्या है, एक्सेसिबिलिटी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी बंदा क्लाउड अकाउंटिंग पे कहीं से भी किसी भी टाइम के ऊपर एक्सेस ले सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। क्या रिक्वायर्ड है, वेब ब्राउजर और लॉगिन क्रेडेंशियल्स बस। पासवर्ड वगैरह आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट मोबाइल फोन में भी आप यूज कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि पहले जी आपने अकाउंटिंग एक ही सिस्टम पे बैठ के, या ये डेडिकेट कर दिया गया यहीं पे होगा, कहीं इस पे इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, हार्ड डिस्क को कंट्रोल करना, बाकी सारा। हाँ, तो एम्प्लॉय घर बैठा हुआ है, किसी और कंट्री में चला गया मीटिंग के लिए, वहां से बैठ के ट्रांजेक्शन कर रहा है जो भी। अ, जी कर लें, 10 मिनट ब्रेक कर लें। आप भी पढ़ लें, मैं भी तक 10 मिनट कर लीजिए, नमाज ब्रेक है, 6:40 पे एग्जैक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तब तक आप ब्रेक कर।
चले जी आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो बेनिफिट है या फीचर है आपके पास वो क्या है? एक बेनिफिट जो हुआ है क्लाउड अकाउंटिंग का जो कि नजर आया, वो सबसे ज्यादा क्या हुआ कि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस थे ना वो कम हो गए। जो स्टाफ की नीड थी, एक चीज वो कम होगी। और वो जो आईटी में आपको लोग ज्यादा चाहिए होते थे आईटी डिपार्टमेंट में, उनका रोल कम होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा, जिससे आपने डेवलप कराया होगा, जारी बात है आफ्टर सेल सर्विसेज वो आपको ऑफर करेंगे। उन मेंटेनेंस और ये सारा कुछ मेंटेन करना ये उनका काम। अब आईटी वालों का भी मानना ये है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग ला के ये क्लाउड, और उसमें भी ये जो क्लाउड सपोर्ट बेस्ड अकाउंटिंग है, इसकी सपोर्ट की वजह से हुआ ये है कि वो जो ह्यूज रिक्वायरमेंट थी आपके पास सिस्टम्स की या ये हार्डवेयर वगैरह की, वो खत्म हो गई। एम्प्लॉयज अब यहाँ तक कि अपने लैपटॉप में डेटा कैरी करते हैं। उन्होंने जारी बात है उसकी एक्सेस वहां दे दी। कोई भी बंदा कहीं से भी कर सकता है यूज। तो पहले जितने वो हार्डवेयर पीसीस यानी कि आपको रिक्वायरमेंट होती थी उसकी, अब उतनी रही नहीं। फिर जारी बात है कि उसकी वजह से एडमिन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो एक इसका ये भी है एडवांटेज। उसके बाद डेटा सिक्योरिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज। हम पीछे साइबर अटैक देख रहे थे, तो वहां पे असल में उनको आपके साथ कंपनीज में किस चीज का मेन इंटरेस्ट होता है? यही कंपनी के फाइनेंशियल्स असल में जानना चाहते हैं। और कंपनी में है क्या वहां पे जो उसने उठा के लेके चले जाना या चोरी कर लेना या ये अब क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट, हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट लेवल का जो वर्ड लगाया जाता है, ये फ्रेज बोला जाता है, इसमें बेसिकली किस एंगल में डील किया जाता है या ये क्या है? नेक्स्ट लेवल का मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्राइम, या ये कि जो आप ओरिजिनेट हो सकती है उसको भी रोक देते हैं इससे। पासवर्ड्स बाकी सारा कुछ जो है वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी मिल जाती है। सिर्फ यही नहीं, और फिजिकल थ्रेट के भी अगेंस्ट। अब फिजिकल थ्रेट क्या, फ्लड फायर वगैरह, ड्यू टू प्रॉपर कूलिंग वगैरह या हीटिंग ना होने की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, मे बी वो नहीं होगा। पहले क्या होता था, वो एम्प्लॉयज वगैरह ये सिस्टम से हार्ड ड्राइव वगैरह गैप कर देते थे। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं। फिर एक फाइल आप खत्म कर देते थे वहां, तो समझे आपके पास डेटा ही खत्म। अब तो कई ऑफसेट लोकेशंस के ऊपर आपने क्या किया हुआ, इसके बैकअप्स जनरेट किए। एक जगह होगा खराब होगा, कुछ भी हो जाएगा, तो दूसरी जगह से रिकवर कर लें। पहले कॉन्सेप्ट था इसमें फ्लैश ड्राइव सीडीज या इस पे फ्लॉपी वगैरह पे, इन पे करते थे। अब तो क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है आपको, उस पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर या एडवांटेज आपके पास क्या है, वो कहता है स्केलेबिलिटी। अच्छा, अब ये जो स्केलेबिलिटी है बेसिकली ये क्या है कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या पड़ा, क्या ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल इससे क्या क्या एडवांटेज ले सकती है।
देखिए, जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं जो कि यूज होने ये क्लाउड सॉफ्टवेयर के लिए, जारी बात है एक सिस्टम चाहिए होगा पहले। अब वो सिस्टम बेसिकली आपका पीसी है या सर्वर है, क्या आप कोई कॉमन लोकेशन जनरेट करेंगे, नेटवर्किंग के साथ उसको अटैच करेंगे, क्योंकि अगर नेटवर्किंग नहीं होगी तो जारी बात है उसकी एक्सेस भी नहीं। बट फर्क ये है कि अगर एक सिस्टम पहले से कहीं पे किसी मैनेजर के पास या कहीं पे भी अवेलेबल है ना, मतलब आईटी में, तो ये तो आपने इंस्टॉल करना है, वहां से जनरेट करनी है स्टोरेज लोकेशन, बाकी सारा कुछ है। इसके लिए आपको फर्दर कोई न्यू इक्विपमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की अलग से आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। जब आपने ये कर लिया ना, तो अब आपको ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आपके पास वहां पे उस लेवल की टेक्निकल लेबर नहीं है, आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और आपको लगता है कि इस बेसिस के ऊपर अगर ये आप लूज है आपका एरिया, तो आप कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते, तो आपको आउटसोर्सिंग की बेसिस मिल जाती, आउटसोर्स करना बिजनेस आसान हो जाता। तो ये क्लाउड अकाउंटिंग सोल्यूशन आजकल दुनिया की हर ज्योग्राफिकल बेसिस पे, हर जगह पे अवेलेबल, मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल। कितना आसान हो गया बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करना। आप देखें ना, ये अगर ऑनलाइन ना होते सिस्टम सारे, तो ये इतनी फास्टली जो ट्रांजैक्शंस पास हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, क्या ये होता था? पहले क्या कॉन्सेप्ट था बैंकिंग? अगर किसी के नहीं पता क्या था या ये था, वो पहले एक ब्रांच में अकाउंट होता था, या ये वो ऑडिटर जाता होता था, चेक करता था, वेरीफाई करने में पूरा साल लग जाता होता था, समझ नहीं आती थी। फिर कैश ड्रॉ करने में बाकी सारा कुछ, कितने प्रॉब्लम होते थे। आप में से किसी ने वो मूवी देखी है डिकैप्रियो की, वो कैच मी इफ यू कैन? वो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है, वो फेलियर जो हुआ था। अगर नहीं देखी किसी ने तो वो देखे, कैच मी इफ यू कैन। आपको पता लग जाएगा ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, क्या हुआ, वो लूप होल्स क्या थे, तो आपको पता चलेगा। एक बंदा उसने बुल के एक ब्रांच से पहले कैश ड्रॉ किया, अच्छा वो करता गया यूं फेक चेक बना के ना, तो वो ऑडिटर आया, उसने जब चेक करना शुरू किया एक ब्रांच से, उसने कहा नेक्स्ट ब्रांच में इसका अकाउंट हो। नेक्स्ट ब्रांच में के पता लगा वहां पे भी नहीं। यूं करते करते पूरा मुल्क उसने देखा, तो पता लगा उसने हर ब्रांच से कहीं ना कहीं वो किया। कैच मी इफ यू कैन, ये देखें, ताकि आपको बैंकिंग सिस्टम का पता लगे। तो ये स्केलेबिलिटी, मतलब अब यहाँ पे ये है कि आप इसकी वजह से देखें आपके ऑपरेशंस कितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए, कितने ज्यादा अर्जेंट फास्टली हो गए। पहले किसी फंड के अप्रूवल के लिए बाकी सारा कुछ आपको कितनी स्टेटमेंट्स मंगवा के सारा कुछ करना पड़ता। अब ड्यूरिंग द मीटिंग जो डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, डिसीजन लेना होता है, वो एक क्लिक करते हैं, सामने सारी फाइनेंशियल पिक्चर आ जाती। हमारी मोस्टली एनुअल मीटिंग यहाँ पे ना, क्या हो रहा होता है जी, मीटिंग्स करनी है एनुअल, या ये है वो है, तो जनाब पीसी भूरबन में करें। और अकाउंटेंट बेचारे की आ जाती थी मार, चलो जी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट इतने उठाओ गाड़ी में लेके तो वहां पहुंचो।
अब देखिए वहां बैठे हुए हैं, वो एक्सेस ले ली, सब कुछ सामने है। कितना बड़ा एडवांटेज हुआ। उसके बाद कहता है कोलैबोरेशन इंक्रीज होगी among different business units, among different stakeholders. एक सिंगल पॉइंट नहीं है जहां पे डेटा एनालाइज किया जा रहा है, एक सिंगल पॉइंट नहीं है जहां से डेटा को फैसिलिटेट किया जा रहा है, एक व्यूअर नहीं है। पहले वो देखे ना, बुक रजिस्टर जिसके पास होता था अकाउंट का, ये वही देख रहा होगा यही। अब मल्टीपल टाइम के ऊपर, एक सिंगल टाइम पे मल्टीपल यूजर्स, जिस जिसके पास उसकी ऑथराइजेशन है वो यूज कर रहा है। कोई एक सिंगल गेट कीपर नहीं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स में कोलैबोरेशन का लेवल था ये इंक्रीज हो गया। हम मार्केटिंग वाले को कॉल करके वहां नहीं पूछना पड़ेगा यार सेल्स बजट का क्या हुआ, आज कितनी नंबर ऑफ सेल्स अचीव हुई है, ये उसके पास सक्सेस है। उसके पास अगर परमिशन है तो यस वो देखेगा, क्लिक करेगा, उसको सेल्स फिगर पता लग जाएगी। जितने क्रॉस डिपार्टमेंटल फंक्शंस थे, टीम्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, वो अब ज्यादा बेटर मैनर के अंदर हो जाते हैं परफॉर्म। उसके बाद फास्टर इंप्लीमेंटेशन। अच्छा पहले क्या होता था, जब इनिशियल फॉर्म के अंदर ये लॉन्च किए गए ना, तो ये सर्वर सपोर्टेड थे सिस्टम्स। मतलब सर्वर एक ऐसी मशीन होती है, एक स्पेशल मशीन जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेट की जाती है। नहीं सलमान, ये क्लाउड अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है। इसके वेरिएंट्स, इसके डेवलप करके देने वाले लोग, ये चीजें वेरी बहुत अलग है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मिलेगा। मतलब इंग्लिश, उर्दू, ये इसमें नहीं कह रहा वो, मतलब जिनमें ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं, सपोर्टेड होते हैं, वो अलग है। ये तो एक कॉमन ऐसी चीज है कि वो फिनोमिना है कि अब ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, अब ऑनलाइन बैंकिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप इंटरनेट बैठे जनाब, आपने कंपनी की वेबसाइट पे किया, लॉगिन किया वहां से, वो आपके पास मोबाइल ऐप भी है आपकी। हाँ बिल्कुल, ओरेकल सैप वगैरह, यस। ये तो वो एक कॉमन उसका कह रहा ना ऐप। अच्छा, हाँ जी फिदा पूछें। बस वैसे तो सर क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जी। जिस तरह ये क्लाउड मेरे लिए यहाँ पे टर्म यूज की गई है, अब स्टोरेज के हमारे लिए। हमारे ऑफिस में अब सर सैप सिस्टम है ना, सारा अकाउंट हम्म। वर्क उसी पे है। तो मतलब सारी परचेजिंग से लेकर सारा पेमेंट तक सारा उसी के अंदर है इंटीग्रेटेड। अब उसमें सर हमें एक्सेस है कि हम मोबाइल से भी लॉगिन हो सकते हैं या घर से आके लैपटॉप से भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन बैकएंड पे हमारे ऑफिस में ही वो सर्वर रूम है जहाँ पे वो सारा स्टोरेज हो रही है। तो वो क्लाउड से मेरे मैं ये समझ रहा था कि ये शायद कोई सर्वर की भी जरूरत नहीं रहती। ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, सर्वर की भी जरूरत नहीं। सर कंपनीज डाटा कहाँ करती से नहीं। ये कई प्लेटफॉर्म है, जिस तरह गूगल ड्राइव एक है, गूगल ड्राइव, जी सर बिल्कुल। वन ड्राइव है, सर ये सर्वर की सारा कुछ। जरूरत होगी सर। क्या कह रहे हो? मैं सर कह रहा हूँ सर्वर की जरूरत होगी, चाहे आप थर्ड पार्टी लेंगे जैसे गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं, नहीं, आपको क्योंकि आपको तो जरूरत नहीं है ना। सर आपकी हम जरूरत खत्म है, आपकी कॉस्ट खत्म है। सर हमारे पास सर स्पेस नहीं होगी तो हम सॉफ्टवेयर कहाँ रखेंगे?
हमारा अपना क्लाउड होगा तो हम उसको प्लेस कर सकेंगे ना सर ऑनलाइन। हम उनके लिंक यूज करते हैं। ये जो आप सर अब मुझे क्लाउड पे तो बताए ना स्पेस की कि जरूरत नहीं गूगल, होती, तो डायरेक्ट ये क्लाउड जितने पे एक ये देखें मेरी बात सुने, ये जितनी क्या नाम है वो आपके पास उतना होता है, उतनी स्टोरेज लोकेशन होती है जितना सिर्फ आपने डेली बेस पे उस डेटा को डील करना। बाकी सारे का सारा उसका बैकअप और ये वो तो वो मैनेज करके देंगे, आपका काम नहीं है। अब लिंक्स हैं वो कंपनी आपके साथ शेयर कर देती है, ये स्टोरेज लिंक है, आप इसी के ऊपर करेंगे। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह हमारे पास ना फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन में, ये जब से ऑनलाइन सिस्टम गया कोरोना की वजह से अब ऑनलाइन होता है, तो हर एजुकेशनल इदारे ने ना बेसिकली कुछ ना कुछ किसी पे ये बैकअप ले लिया, मैगास का ले लिया, किसी और का ले लिया। वो लेक्चर्स वहीं पे डायरेक्टली स्टोर होते हैं, सारा कुछ उन्हीं के उस पे हो रहा है, हमारा कोई सर्वर नहीं, कुछ भी नहीं। हम उनकी स्टोरेज लोकेशन यूज कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फीस होती है उतनी स्टोरेज की, वो पे की जाती है बस। जिस तरह अभी आपको इसमें बताऊं, अब जिस तरह ये आपके पास है यहाँ पे, ये आप यूज कर रहे हैं ये जो जूम। अच्छा, अब इसमें भी आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं कि आपने इसको वो कहाँ पे करना। अब ये मेरे जब ये रिकॉर्ड होता है लेक्चर, ये मेरे वाले पे नहीं हो रहा, ये सेंटर से हो रहा है। तो मुझे किसी किस्म के कोई सर्वर की जरूरत नहीं। मीन्स फिजिकल कंप्यूटर की जरूरत नहीं है आपको, फिजिकल नो, रेजिस्टेंस की नो, जरूरत नहीं। नहीं है बिल्कुल। ये एडवांटेज है क्लाउड का। फिर मतलब क्या हुआ क्लाउड स्टोरेज का? हाँ, आपको स्टोरेज तब रिक्वायर है या ये है जब आपने उसमें से कोई इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, कोई रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो फिर वो आपने स्टोर करनी है। तो यस, वो फिर क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है कि एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन होनी चाहिए, इस सिस्टम के लिए नहीं है कि वो मार्केटिंग वाले भी वो रिपोर्ट देख सके, उससे जनरेट हुई या कोई और देख सके। तो वो फिर फिनोमिना क्या है, वो सेंट्रलाइज के सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आप अपनी इंटरनल नीड्स के लिए करते हैं, अदरवाइज इसको ऑपरेट करने के लिए किसी किस्म की वो नहीं। फिर तो आप बैठे हुए कहीं से कहीं पे एक्सेस लेके तो बस यूज करें। वो स्टार्टिंग में जब ये सिस्टम्स आए हैं, तो वो फर्क क्या होता था, उस टाइम पे आपको सर्वर रिक्वायर्ड होता था। अब तो इनकी शेप ही चेंज हो गई, कहाँ से कहाँ पहुंच गए प्योरीफाई होकर। तो ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी ये कम हुई है। दैट्स वाई तो उसी ने ऊपर बोला है कि कॉस्ट रिड्यूस होगी। फिर कईयों में जो अब इसमें भी कॉस्टली है ना सिस्टम, ये इतने सस्ते तो आते नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जा रही है तो वो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये सिस्टम अडॉप्ट करती है। इसका मतलब है अगर आप लेबर को उतनी कॉस्ट पे करते, सैलरीज, लेबर कह रहा हूँ सॉरी, एम्प्लॉयज को फिजिकल वो काम करने की, या ये, तो ये इतना क्यों लगा दिया पैसा, तो इसके बेनिफिट ज्यादा। अभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन जरा इनमें से सस्ते सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या ये जिसके बैक एंड पे कम हो या ये करते हैं, बट वो भी उसमें भी लो एंड जो आपके सर्वर्स हैं या ये है, वो बड़े कम रिक्वायरमेंट है। ये सर्वर की भी आगे दो टाइप्स होती है ना, लो एंड सर्वर होता है, टॉप एंड सर्वर होता है। टॉप एंड सर्वर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट ए टाइम एक साथ लिंक करके रखता है। लो एंड सर्वर एक मशीन, आपका जिस तरह सिंगल एक पीसी, जो कि आपने डेडिकेट कर दिया किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो अगला फीचर की फास्टर इंप्लीमेंटेशन है क्लाउड सॉल्यूशन की वजह से, हर चीज।
ये देख लें, साफ लिखा है। कोई जरूरत नहीं। ये जो अब आप लोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, ये आज से कोई 7-8 साल पहले जब ये कॉन्सेप्ट आने शुरू हुए ना, सैप वगैरह और ये बहुत ज्यादा कंपनीज ने इनको एक्वायर करना शुरू किया। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, जिस फॉर्म में ये स्टार्टिंग में थे अब बिल्कुल चेंज है। उस टाइम पे जनाब ट्रेनिंग कराना एम्प्लॉयज की, आईटी प्रोफेशनल्स को, पहले उसके हिसाब से वो आईटी बड़ी उन दिनों जॉब्स निकली, अब है ही नहीं। वो जो कंपनी आपके लिए डिजाइन करके दे रही है वो सारी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो वो जो ह्यूमन कॉस्ट थी ना आपको जो पड़ती, वो खत्म हो गई। फिर आईटी बेस्ड कंपनीज की तरफ से इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस आ गई। जिन्होंने अब आईटी बेस्ड डिपार्टमेंट कैरी भी कर रहे हैं अपने पास, या आईटी बेस्ड सर्विसेज इन हाउस है उनकी, वो उन्होंने इस वजह से नहीं ली हुई कि उसके अंदर आपको टेक्निकल सपोर्ट में मसला आता है। वो सिर्फ आपके एम्प्लॉयज को टेक्निकल सपोर्ट के लिए है, कि अगर इन हाउस आपके किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आता है या वो उसको नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी की नो हाउ नहीं होती, वो उसकी फैसिलिटेशन के लिए सिर्फ रह गए। अदरवाइज ये तो रोल ही खत्म हो गया। उनकी जॉब का रोल और चेंज हो गया है कि वो और डोमेन्स में निकल गए। फिर देखिए ना, इसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये फास्टर इम्प्लीमेंटेशन के साथ फास्टर रिकैप भी है। मतलब आप कोई चीज देखना चाहें बार बार, वो आप उसी पॉइंट से पर्टिकुलर देख सकते हैं। क्या ये आपको बैंकिंग सर्विस ने ये अब मोबाइल ऐप पे नहीं दी हुई? क्या जी आप अपनी फाइनेंशियल वो देखना चाहते हैं, क्या ट्रांजेक्शन हुई है, ये आप उस डेट से उस डेट का डालें, आपके पास रिकॉर्ड आ जाए। कितना बड़ा एडवांटेज मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ है, सबसे बड़ा हुआ ये है, वो जो आप पढ़ते थे ना, एक चीज इकोनॉमिक्स में आपने देखी, मोनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव कब हो जाती है, या उसकी लिमिटेशंस क्या है, या फिजिकल पॉलिसी या बाकी जो पॉलिसीज आप यूज करते हैं, उसमें एक क्या आता था सबसे बड़ा डिसीजन, टाइम लैग। तो टाइम लैग तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, एक डिसीजन लेने से लेके, मतलब उस जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई, फिर उस टारगेट को आपने अचीव कर, तो यहाँ पे जितने भी फेजेस होते हैं, बेशक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के फेजेस हैं या बाकी सारा कुछ है, अब किसी भी ये नहीं होता कि अब आप आउटकम का वेट करते रहते हैं कि यार ये इनकर होगा तो ही डिसाइड करेंगे। अब आपको हर स्टेप पे पता चल जाता है कहाँ पे लूप होल्स है, आप वहीं पे उसका करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, करेक्टिव मेजर ले लेते हैं। ये एडवांटेज हुआ है सबसे बड़ा, कि वो जब पूरा हो जाए टाइम तब आप सोचेंगे, उससे पहले ही अब आप क्या कर लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं। और आपके सामने टेक्नोलॉजी में तो आप डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंजिंग आती है हर दिन। सॉफ्टवेयर के देखें, जो लोग ये यूज करते हैं, जिनकी है सारा दिन वर्क नेचर के हिसाब से,
जो लैपटॉप या सिस्टम पे काम करते हैं, आप देखिए डेली आप खोलें कोई ना कोई सिस्टम, ये छोड़ के आपके मोबाइल में कितनी एप्स होती है, डेली अपडेट आई होती है। हर कंपनी ये चीज पे लगी हुई है, हम अपनी ऐप का इंटरफेस चेंज कर लें, इसको इम्प्रूव कर लें, इसकी कस्टमाइजेशन को इंक्रीज कर दें। इनका भी यही काम है। मैंने आपको वेनेसडे वाले दिन एक चीज बोली थी, आईटी रेवोल्यूशन, ये सारा उसका नतीजा है कि नंबर 1 टेक्नोलॉजी को स्मॉल इन साइज करना, नंबर 2 फास्टर इन स्पीड करना, और थर्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और जितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट कम से कम की जा सके, ये चौथा मेन न्यू फीचर है आईटी टेक्नोलॉजी। यही 4 चीजें जिसको फॉलो किया हुआ है इस टाइम आईटी इंडस्ट्री। अगर ये ना होता, वो 3 in 1 पीसीस का कॉन्सेप्ट आता, फिदा भी आपको बता रहे हैं, जिस तरह मोबाइल से एक्सेस, आप देखें ना वो सैप की ऐप आपके मोबाइल में, जारी बात है उसकी एप्लीकेशन वर्जन उस डेवलप हुआ है, तो आप मोबाइल में इंस्टॉल करके वो चीज यूज कर रहे हैं ना। क्योंकि मोबाइल तो रीड ही एपी के वर्जन करता है। अगर वो उसका एपी के वर्जन नहीं बना हुआ, कि वो मोबाइल में ऐप नहीं इंस्टॉल हो सकती, बट ब्राउजर तो ओपन हो सकता है ना मोबाइल में, उस ब्राउजर से आप वो लिंक करेंगे वेबसाइट, या ये वहां से एक्सेस ले लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इससे। इसी में ना अब एक छोटा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ये भी एक बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड जा रहा है इस टाइम के ऊपर मार्केट में। ये क्या है कॉन्सेप्ट, देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिकली क्या है, इसका आपको अर्ली वर्जन भी बताता हूँ ये क्या होता है, क्या है। हाँ जी, पूछे क्वेश्चन। अस्सलाम सर। सर क्लाउड अकाउंटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग सर सेम है? क्लाउड कंप्यूटिंग में कई और चीजें आ जाती हैं, उसमें तो ये सारा कुछ जो स्टोरी, लोकेशन, मूवी स्टोरी, बाकी वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, बाकी सारा कुछ वो है। जब हम क्लाउड अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ अकाउंटिंग के फंक्शन को डील। सर क्लाउड मैंने एक कंप्यूटिंग आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो इसको सेम ही ले रहा था। फिनोमिना तो सेम है, मतलब वो अप्रोच सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, चीज एक है, बट वो जरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत बड़ी, आर्टिकल कहाँ कोई ऑनलाइन पढ़ा था, कहाँ पे किसी वेबसाइट पर देखा था। सर गूगल से स्कॉलर्स पे सर। हम्म। वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत सारा कुछ है। अब जिस तरह ये नेटफ्लिक्स, ये बाकी सारा कुछ है, ये क्या है, उसमें तो कोई अकाउंटिंग नहीं है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, उसमें से एक फंक्शन अकाउंटिंग है, वो क्लाउड अकाउंटिंग। बस यही है, बेसिस सेम, प्लेटफॉर्म एक। यस सलमान, ट्रीटेड सेम, दैट्स वाई, क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म है।
सेम कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। वो ट्रीटमेंट की वजह से सेम थे, वरना जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा, वो सिर्फ एक बिजनेस फंक्शन के हिसाब से नहीं है। आगे चल। अब क्लाउड अकाउंटिंग तो बिजनेस एक फंक्शन है ना, सिंगल है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली जो सेंट्रल मेन पर्पस होता है ना, वो क्या होता है कि ऑन डिमांड जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी करना, स्टोरेज, लाइक जिस तरह जिसके अंदर आपको किसी भी डायरेक्ट इक्विपमेंट, डायरेक्ट इंटरवेंशन या इसकी जरूरत ना हो, मल्टीपल लोकेशंस पे ऑफ साइट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जर्नल, वो तो कंप्यूटर रिसोर्स नहीं तो फिर वो आप मूवीज के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यस। अच्छा जी। अब ये क्या है, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो कि हम जब बात करें कि हम जितने भी हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, बेशक मैकेनिकल है, डिजिटल मशीन्स हैं या जो भी, जिसमें एनिमल्स या पीपल्स को एक अलग से यूनिक आइडेंटिफायर के तौर पे लिया जाए, जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए ना हो। कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम ह्यूमन का मोहताज नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज नहीं है, एक सिस्टम किसी इंसान का मोहताज नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और है क्या? ये जो आपके पास गाड़ियां, उनमें ये सेंसर्स लगे होते हैं, इसमें इंसान तो नहीं कंट्रोल कर रहा ना, ह्यूमन इंटरेक्शन तो खत्म, वो सेंसर्स कंट्रोल करते हैं गाड़ी की माइलेज वगैरह, बाकी सारा कुछ। स्पीड सेंसर है, स्पीड्स के लिए जानवरों में चिप्स डाल दी उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, इनको आपने इस मैनर में अटैच कर दिया, कंबाइन कर दिया, इंटर रिलेट कर दिया कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं।
हुआ क्या फायदा? आईओटी इंट्रोड्यूस कराने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है इंडस्ट्रीज में, कंपनीज अब ज्यादा बेटर मैनर के अंदर ये जान लेती कि उनके कस्टमर को क्या चीज चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होगी, बिजनेस की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। ह्यूमन इंटरफेरेंस खत्म। ह्यूमन तो अब एज ए मॉड यूज हो रहा है। तो ये आईओटी का फायदा क्या हुआ? बिजनेस के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग आसान हो गई, कस्टमर एक्सपीरियंसेस इंप्रूव हो गए, टाइम और पैसा सेव हो रहा है। मनी कैसे सेव हो रही है? बेसिकली ह्यूमन कॉस्ट रिड्यूस होगी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो गई, वो जो एरर्स वगैरह आते थे या रिसोर्स की, अब ये प्रोडक्टिविटी कह रहा, प्रोडक्टिविटी लिंक करते हैं हम आउटकम से, तो आउटकम इंक्रीज हो गया, आउटपुट इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो गए। फिर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। आप कंपनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो वो तो अल्टीमेटली हो ही जाएगा, इसका मतलब सेल्स इंक्रीज होगी ड्यू टू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से। तो ये आईओटी टेक्नोलॉजी ना बेसिकली बिजनेसेस को क्या चीज, या ये जो आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन रोल होगा वो क्या है कंपनी कि बेसिस प्रोवाइड करना बिजनेस को, बेसिकली वो रीथिंकिंग कर सकें, देख सके अपने बिजनेस को आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं या क्या कमी है। कई इंडस्ट्रीज में हुआ, बिजनेसेस ने अपने आप को रीथिंक करके, रीबिल्ड करके, रीब्रांड करके, मॉडिफिकेशंस ला के, तो अब वो सक्सेसफुल हो गए। आप देखें ना प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस टाइम पे, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, प्रोडक्शन में ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे कम, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस खुद देखेंगे, खुद डिजाइन करेंगे प्रोडक्शन को। ह्यूमन का काम क्या रह गया? बस उसको कंट्रोल करना, ओवरसी करने का, किसी किस्म का डिले ना आए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है। बाकी ह्यूमन का रोल तो 100% इन्होंने कंप्यूटर डिवाइसेस ने सारा कुछ ये खत्म कर। वो देखे ना, पहले आपको दिन में एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा चाहिए होता था जो सारा दिन रहते ही बैंक में, कभी जा रहा है ये चेक, कभी वो। अब मोबाइल ऐप पे बैठे हुए कंपनी के अकाउंट एक्सेस है सारा कुछ, बैठ के वो ट्रांजेक्शन पोस्ट हो। अभी तो दुनिया में बहुत कुछ होना है। मैं एक यूनिवर्सिटी में ना एक कॉन्फ्रेंस में था, नस्ट में, तो वहां पे डिस्कस हो रहा था ये नेक्स्ट लेवल आईटी सपोर्ट सिस्टम और ये सारा कुछ।
वहां पे एक जो पार्टिसिपेटर था है वो पाकिस्तानी था, बट वो आया हुआ बाहर की किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। वो बता रहा था कि ये जितने आप आजकल सैप वगैरह या ये यूज करते हैं, ये कहते हैं ये भी अभी अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर है। जैसे मैंने आपको बताया आज से 8-10 साल पहले जब ये सिस्टम अडॉप्ट किए जा रहे थे, क्या होता था कॉन्सेप्ट, उस टाइम पे क्या था। कहते हैं ये भी अपने इनिशियल स्टेप के ऊपर है। अभी इसने रिप्लेस करना है ह्यूमन रोल को और ज्यादा। अभी आपने कहा कि देखे कि आपने अपने बैंक अकाउंट को क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर के साथ लिंक अप कर दिया, वो जो ऑथराइजेशन थी वो अब आपने आईटी सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कर दी। पहले ऑथराइज किया जाता था कंपनी में किसी बंदे को कि जनाब इसके सिग्नेचर होंगे या ये तो ये पेमेंट होगी। वो अथॉरिटी भी किसने छीन लिया आपसे? सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है रोल्स चेंज होते जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती जा रही हैं। ये जो रोल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ रही। तो उसने बिल्कुल सही बात की थी। ये कहता है ये तो अभी इनिशियल है, इसको तो लेके किसी और जगह पे जाना है और ह्यूमन रोल रिप्लेस हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो खत्म कर देना ना ह्यूमन रोल। उसके बाद इसी में क्लोज एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डीएलडी। अब ये जो आप बात करें ना, अकाउंटिंग है, ये इटसेल्फ कुछ नहीं है। ये विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, वो जो हमने कहा कि उसको मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे एक्सेस या ये, वो कहाँ से आ रही है? वो जो एक कह रहा है कि सर सर्वर होगा या ये, उसने वो सर्वर की नीड बेसिकली किसने खत्म की है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। है क्या ये डीएलडी? एक तरह का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट, जो कि आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट जगह से एक्सेस लेना। वैलिडेशन, जारी बात है वो आपकी एक्सेस को वैलिडेट करेगा तो एक्सेस देगा ना। अपडेशन, तो ये वो चीज है जिसने बेसिकली किया क्या कि जितनी, ये वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया आपको कि जिसकी वजह से बाकी सारी चीजों पे रोल खत्म है। ये जो डीएलटी का नेक्स्ट लेवल अब आपको नजर आता है ना, ये चेन ब्लॉक, जो कि दुनिया में सिर्फ ये जो है बिटकॉइन ने लॉन्च करवा। और ये चेन ब्लॉक क्या है? एक सिस्टम जो कि डिसेंट्रलाइज है। आईटी में हम ना एक चीज बोलते होते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म पे काम करती थी। एक मशीन होती थी
जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट पर्पज ये काम वो परफॉर्म कर रहे थे। अब डिसेंट्रलाइज हो गई, हर लोकेशन पे अलग अलग फैसिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। पहले एक प्रिंटर होता था ऑफिस में, सारे उससे कनेक्ट होते थे। अब हर बंदे की टेबल पे अपना उसका वो अलग पड़ा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है ना, बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन फंक्शनिंग होती है ना, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल मैकेनिज्म, कोई सेंट्रल अथॉरिटी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपका अपना सिस्टम है, आप अपने हिसाब से जिस तरह से चीज को चाहेंगे डील करें। अच्छा, बैंकिंग में अभी तक नहीं है ये, आपको ये बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। शायद आपने ना बाज़ औक़ात एक्सपीरियंस किया है, जब वो कैशियर अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ नहीं होता ना, और ट्रांजेक्शन, बास ट्रांजेक्शन एक सर्टेन अमाउंट तक जो हो ना, वो उसको अपने सिस्टम से करनी पड़ती है, अपने अकाउंट से। उसको पासवर्ड जो लॉगिन दिया हुआ है उससे होगी। बाज का तो ऑपरेशन मैनेजर को उठ के भी जाना पड़ जाए। वो सेंट्रलाइज की एग्जाम्पल। डिसेंट्रलाइज में क्या, हर बंदे को आपने उसकी पावर दे दी है, ये वो जिस तरह मर्जी चाहे, उसके पास अथॉरिटी है, वो मैनिपुलेशन जो कुछ करना चाहे वो कर सकते। उसके बाद अब ये कहता है, ये जो डीएलटी आपको अलाउ करता है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, सिक्योर है, वो एक्यूरेट मैनर में हो। क्योंकि ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट था, क्रिप्टो करेंसी बैक एंड पे वो फिनोमिना क्या, वो अब जिन लोगों को पता है, हमें सिर्फ क्या पता है यार कि वो अच्छा है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी की फॉर्म है, और नहीं असल में वो है क्या, वो समझे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बेसिकली ये जो स्टोरिंग मैकेनिज्म है, एक्यूरेट मैकेनिज्म, स्टोर करना उस इंफॉर्मेशन को, उसको सिक्योर करना, ये मैकेनिज्म क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टो है क्या? डिफरेंट की सिग्नेचर्स के थ्रू आप एक्सेस प्रोवाइड करना। मैंने क्रिप्टो में 13 लाख लॉस किए थे 2017। और फिदा बिटकॉइन बड़े रूज पे जा रही थी, फिर एकदम डाउनफॉल आ गया था इसका, बीटीसी का, इथेरियम का। असल में देखो ना, फिदा, डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है। वो सर, वो तो नहीं है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट? हाँ, वही वही, डेरिवेटिव, फ्यूचर, फॉरवर्ड, करेंसी स्वैप्स, ये है ना। अच्छा, ये जब शुरू में भी फिनोमिना था ना, तो उस टाइम पे मतलब मैं खुद स्टूडेंट था फाइनेंस का, बीबीए बीबीए में। तो ना, हमें एक चीज समझ नहीं आती थी। मेरा फिर ये क्वेश्चन होता था कि यार ये बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन हो रही है। देखे ना,
ये लीगल टेंडर तो है नहीं। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, जिसको कंट्री की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने एज ए लीगल मनी के तौर पे एक्सेप्ट किया हो, जो ट्रांजैक्शंस के लिए अकोमोडेट होती है। अब आपके पास 1000 का नोट है, आपको पता है ये 1000, उसके ऊपर 1000 की वैल्यू दर्ज है, इसकी तो कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं। बस सर मुझे तो ये जो इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये वर्ल्ड में कुछ लोगों के हाथों में खेल रही है, जब उनका दिल चाहता है तो उठा देते हैं, और हाँ, जब दिल। जिन बिजनेसेस जिन इंडस्ट्रीज में वो जब देखते हैं ये सर्टन नंबर अचीव हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू को खुद गिराते हैं, खुद ऊपर लेके। आपको कैसे पता लग रहा है, आपको कहाँ से पता लग रहा है इसकी डिमांड सप्लाई क्या बस सर जो डिमांड? इसकी एक्सचेंज है बाइनांस हाँ, वगैरह उस पर देखते रहते हैं, और लाइव कॉइन पे। ये सब। लेकिन सर मेरे साथ एक हैंड ये भी हुआ था, मैंने उस टाइम बीटीसी से पैसे निकाल के एक कॉइन था, फर्स्ट कॉइन ना, वो स्कैम था हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, मैंने हाँ, उसमें माइनिंग वाला चक्कर था, उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया था काफी ज्यादा। तो वो उस टाइम पे वो उसकी वो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रमोट ही उसको कर रहे। महीना डेढ़ महीना तो मेरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट थी वो डबल ट्रिपल हो गई थी, और मैं इसी लालच में मैंने और इन्वेस्ट किया। फिर एक रात ऐसा हुआ, मैं सुबह उठा तो वो फर्स्ट कोई नहीं, उसकी वेबसाइट ही नहीं थी। वो सब हाँ, मतलब उड़ा हुआ था वो, बड़ी डिस्टरबेंस हुई सर। हाँ, ये तो लोगों को बाद में फिदा पता लगा कि बेसिकली जी डार्क वेब भी एग्जिस्ट करता है। और वो डार्क वेब है क्या, ये तो ये इन्होंने कहते हैं अच्छा जी ये इन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करते हैं। वो कंपनीज यूज ही नहीं करती भाई इसको। उन्होंने कहा से इन्वेस्टमेंट लेनी है, वो कंपनियां खड़ी करेंगी, तो बैंक कहाँ जाएंगे? बात समझे। वो तो बाद में इनका लिंक निकला, ये जब वो जो आप फर्स्ट बिटकॉइन की बात वो कर रहे हैं, बेसिकली वो जब पता लगा केस हुआ, वो बाद में उन्होंने देखा, उसमें इन्वॉल्व हुए साइबर सेल वाले, बाकी सारा कुछ हुआ, वो तब वो कड़ी निकली डार्क वेब की तरफ। सर ये डार्क वेब और जितनी ये स्मगलिंग और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये में सबसे इजी ये क्रिप्टो ही है, सेकंड्स के अंदर एक है ही पैसा नहीं इधर। है ना। मैं उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के ना, मेरे एक दो दोस्त ने लगाए पैसे ना, तो मैंने, मुझे ना ये मूवीज देखने का बड़ा शौक था, पैशन। मतलब शायद ही कोई हो, मोस्टली मैंने वो छान मारी, मतलब इसमें भी मेरी समझ लें पीएचडी एंड होने वाली, और मैं मूवीज देख के ही पढ़ा हूँ। तो वो एक मूवी है जेसन स्टैंटम की ना, डेथ रेस। अच्छा किसी सर। ने देखा हो ना, जेल के अंदर कॉन्सेप्ट था वो कॉइन्स, तो जी आप बुक करें इतने कॉइन्स आपके, ये इतनी वैल्यू जा रही है, बोलियां लग रही हैं, वो लोग कॉइन्स परचेज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो गेम्स में जो कॉइन्स होते थे बेसिकली, आप इतने कॉइन जीत गए, ये हो गया वो हो गया। तो वो, हाँ, तो वो क्या था कि वो, मैंने वो मूवी जब देखी ना, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं कहा यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए जाते हैं, और वो जो क्राइम्स का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है, कि वो लाइव स्पोर्ट है। उसके बाद मैंने एक जनाब एक और मूवी देखी, एक सीजन देखा। उसके अंदर ना वो क्या होता है कि एक टीम बनी हुई होती है, वो पेमेंट अकाउंट्स में जमा कराते हैं, यही कॉन्सेप्ट है कॉइन्स के। उसमें ना एक बंदा, वो क्रिमिनल्स हायर करते हैं, उन्होंने उसमें ना लाइव मर्डर दिखाना होता है, जी यही जी स्पोर्ट। सर। डार्क वेब अब जब ओपन हुआ, उसकी साइट्स आई, बाकी सारे बिजनेसेस के हिसाब से, या ये दुनिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस कंटेंट को रिलीज करती हैं, बाकी सारा कुछ है, दुनिया की टॉप कंपनीज में से वो उसमें डील कर रही हैं। बड़ी ह्यूज लेवल की इन्वेस्टमेंट है बस सर ये। इसमें लग की बात है, कुछ लोगों ने हाँ इसी से करोड़ों अरबों कमाए भी हैं। यार, कुछ मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। F10 में यहाँ पे ना एक नाई था, उसने किसी के कहने पे ना ये ले लिया। आज 10 प्लाजे उसके अपने हैं।
सर मैं आईबीएल से किसी 1-2 साल पहले से में यूएस वाला मैंने स्टार्ट किया था ना। हाँ हमारे हाँ हाँ। टीचर थे साहब, कौन से? जीशान साहब। जिशान सतार। पूरा नाम तो नहीं याद। अच्छा अच्छा जीशान। अच्छा। वो सर वो उन दोनों कर रहे थे। और उन्होंने सर इतना पैसा बनाया क्योंकि उस टाइम सही टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली थी, बीटीसी भी बहुत ऊपर चला गया था। और वो उनका एक ग्रुप था, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। उस ग्रुप पे इन्हें मतलब पहले से ही वो हिंट मिल जाते थे कि भाई अब ये नीचे आने वाला है, सेल करके हाँ डॉलर हाँ में कन्वर्ट लो, ये कर लो, यूं कर लो। तो मतलब कमाने वालों ने कमाया भी बहुत है। हाँ जी, बहुत पैसा कमाया, सही कह रहे हो। खान साहब ने कमाया। अभी तो ये जब आप देखिएगा नेक्स्ट आने वाली जो खुलेंगी चीजें, तो ये जो इलेक्शंस में फंडिंग हुई थी पिछले में, ये भी बिटकॉइन के थ्रू हुई। ऐसे ही है सर। वकार जका भी इस पे बड़ा जोर डालता है कि इसको लीगल होना चाहिए पाकिस्तान। वो तो उन्होंने बिठाया हुआ है ना, उसको पैसे देते हैं, टाउट है ना। ये ऐसे हो ही ही है। नहीं सकता। आप मैं एक बात कर रहा हूँ ना, डेरिवेटिव क्या होता है? ये जो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप करते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लीगली ट्रेडेड है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी है, सारा दिन एप्स है, सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते हैं सारा कुछ। अब डेरिवेटिव क्या है? उसमें दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। एक होता है एसिड बैक डेरिवेटिव, एक होता है नॉन एसिड बैक डेरिवेटिव। एसिड बैक डेरिवेटिव परमिटेड है, नॉन एसिड बैक डेरिवेटिव परमिटेड नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा एसिड है जिसकी वैल्यू डिटरमाइन कर की जा रही है वन आर मोर अंडरलाइंग एसिड्स है। उसके बैक एंड पे उसकी वैल्यू अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट आप उसकी वैल्यू कहीं और से डिटरमाइन करते हैं। जैसे अब ये आपके पास पेपर मनी है ना, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, फेट मनी जिसको आप बोलते हैं। कंट्री ने इसको एज ए लीगल टेंडर इशू किया है, तो ये है। अब उसके बैक एंड पे क्या फिनोमिना यूज होता है करेंसी नोट के इसके पीछे? या तो फॉरेन रिजर्व को बैक एंड पे यूज किया जाता है एज ए या गारंटी, गोल्ड। या गोल्ड को। दो सिस्टम है, रिजर्व सिस्टम है या गोल्ड सिस्टम। तो उसका मतलब ये उसके बैक एंड पे आप वो जो वैल्यू है वो या तो आप गोल्ड से डिटरमाइन कर रहे हैं या उस फाइनेंशियल रिजर्व से कर रहे हैं। बात ये इसके बैक एंड पे कुछ है ही नहीं। आप जो कह रहे हैं इतने लाख का होगी इसकी वैल्यू, ये वो किस बेसिस पे आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस सर वो कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। और सर इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट है कि इसकी एक्सचेंज पे जब बंदा बाइंग सेलिंग देख रहा होता है तो बंदा परेशान हो रहा होता है कि लोगों ने इतना फेक, इन्वेस्टमेंट। फेक। ये जो ट्रांजैक्शंस आपको दिखा रहे होते हैं ना, जब आप परचेज करते हैं, सारा दिन आगे पीछे बाय सेल ये हो रहा होता है। मेरा एक दोस्त है, हम अलग हो गए बाद में, यानी कि उसने वो आईटी की तरफ चला गया। माशाल्लाह वो अभी एक अपने आईटी हाउस का मालिक है। तो वो उसने बड़ी दो चार इनोवेशंस भी, एप्स ऐसी वो की, उसमें आ गया। गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई, दैट्स वाई उसको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि वो और ज़्यादा कर सकता था। फिर दो चार उसको गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल गए जिसकी वजह से उसने मुझे एक चीज़ बताई। वो कहता है यार मैंने ना मतलब एक काम किया, कहता है मुझे भी ये हुआ और मैंने इसको देखा ना। वो कहता है अब ये जब आप ऐप होती है या ये आपके ना मतलब जिस सर्वर से आईपीज होती है, बाकी सारा कुछ होता है, आप लिंक अप होते हैं, आपको सारा कुछ शो हो रहा होता है कि इसके साथ कम्युनिकेशन में ये आईपी एड्रेसेस हैं। अब वो कहता है कि होता क्या था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल उस पर इंटर हुआ हूँ ना बाइनेंस की एप्लीकेशन पे या ये, तो मेरी वाला आईपी या किसी और का एक दो लोग थे, मैंने उनको भी लॉग इन करवाया उससे, उनकी हो रही होती थी शो। अच्छा वो जो आपको उस पर ट्रेड दिखा रहे होते थे ना, ये हो रही है या ये उसके बिहाइंड वीपीएन होता। अब वीपीएन किस लिए यूज होता है? आपकी एक्चुअल या उसको छुपाने के लिए आइडेंटिटी ना, ताकि आपके वो शो ना हो। तो वो कहता था ये, उसके बाद उसने ये चीज एनालाइज की। वो कहता है कि बेसिकली आज की डेट में ये जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, सारा कुछ होता है, ये आपको आर्टिफिशियली एक चीज दिखाया जा रहा होता है, आपको ट्रेंड उसी साइड पे जाता है कि जिस साइड पे वो ऐप आपको डायरेक्शन मूव कर रही होती।
तो वो एक ऐसी चीज है जो कि वो कंट्रोल कर रहे हैं वहां से बैठ के आर्टिफिशियली। वो कल हमने वो उसमें नहीं पढ़ा था मैन इन द मिडल, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो यूजर्स का नंबर पहले फुल कर देते हैं, वो पता लगता है अब सर्वर बैठ गया, किसी और की एक्सेस नहीं होगी, हम जो काम करना चाहें वो कर सकते। तो ये भी आपका ध्यान दिलाने के लिए वो बस वो कर, जहां पे ये कह रहा है कि यार ये फायदा है क्रिप्टो का या ये है, इसी से ही अब ये टेक्नोलॉजी तो लॉन्च ही बिटकॉइन वालों ने की। कई कंपनी ये जो अब ये आईटी में ये डीएलटी का कॉन्सेप्ट है या ये, इसको नहीं लोग एग्री करते। ये आगे आ रही है बात, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहता है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का जो आइडिया ये बिल्कुल न्यू नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली वो सर्वर की रिक्वायरमेंट खत्म करना, बाकी सारा कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो गया ना सिस्टम्स। सर्वर का कॉन्सेप्ट पहले भी एग्जिस्ट करता है, टॉप एंड लो एंड सर्विस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, लैन वैन नेटवर्क्स में ये पहले से एग्जिस्ट करते थे फिनोमिना, अब नहीं है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड या क्लाउड का कॉन्सेप्ट था, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो बहुत पहले की कन्वर्ट हो गई भी है, गो के वो क्लाउड नहीं। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि बेसिकली एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि इन्होंने लॉन्च करवाया। अब वो क्या था कि इससे पहले भी कंपनीज अपने रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ मेंटेन करती थी, सॉफ्टवेयर पे ही करती थी, बैकअप भी बनाते थे, सारा कुछ। पर फर्क क्या था कि वो जो आपके पास यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर था या ये था, वो जिस तरह लटके बाद वो एक सेंट्रल लोकेशन पे था, एक सर्वर होता, और उसको आपको periodically अपडेट करना पड़ता था, वो साथ साथ नहीं होता। अब यही फर्क है कि ये जो सिस्टम्स है ना, आपके पास दो मेन डोमेन्स पे होते हैं, एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और एक होता है रियल टाइम। अच्छा, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये एक टाइम के ऊपर बेसिकली क्या करेगा कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है ना, सिर्फ उनको एक साथ डील करता है, ये उसकी लिमिटेशन। और इसमें जब तक सारे का सारा डेटा अकर नहीं होगा या ये मास्टर फाइल जनरेट नहीं होगी। अच्छा, रियल टाइम में क्या होता है, ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को एक सिंगल टाइम पे अलग से डील करता है। अब इसमें आपकी एग्जांपल क्या है, ये जिस तरह आपका ये एटीएम वगैरह, ये बैंक सिस्टम, आपका अकाउंट, ये रियल टाइम पे आप देखें ना, सारा दिन कैश इनवर्ड कैश आउटवर्ड की दोनों ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होती है, वो इंडिविजुअल डील करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप वो आपको सपोर्ट दी हुई है आपके अकाउंट में कि जो ट्रांजैक्शन पास होती है उसका साथ ही आपको मैसेज आता है, साथ ही आपका अकाउंट अपडेट होता है? कभी ये हुआ है कि श्री जी शाम को क्लोजिंग होगी बैंक की तो तब आपको वो अकाउंट अपडेटेड मिलेगा? नहीं, यही चीज चेंज हुई, क्योंकि वो सेंट्रल से आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, ये जो आपको बात कहता है कंपनी से ये कर, तो अब यहाँ पे भी आपको एक सेंट्रलाइज लोकेशन की क्लाउड जहां पे जिसका भी लिया हुआ है उसको, वहां पे जरूरत तो है सेंट्रलाइज की। हर ब्रांच में अपना अपना अलग सर्वर लगा हुआ है, सारा कुछ है, बट वो मेन लिंकअप है आपके सेंट्रल हेड ऑफिस से, और वो हेड ऑफिस जो उस एक बैंक है वो दूसरे बैंक के हेड ऑफिस के साथ लिंक है। वरना ये जो आप दूसरे एटीएम से, जो आपका जहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं है, और दूसरे बैंक के एटीएम से जब आप कैश निकालते हैं, क्या ट्रांजैक्शन नहीं होती? होती है, वो दूसरे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था, मैं अब आपको मजे की बात था, तो इन्होंने क्यों नहीं रखा सेंट्रलाइज? ये कहता है जी सेंट्रलाइज में बेसिकली क्राइम जो होता है ना, साइबर क्राइम, वो हो जाता है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे और डिले ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं होता।
बाज चीजों की लिमिटेशन है सेंट्रलाइज्ड, और बाज चीजों की लिमिटेशन है, उसके लिए जरूरी है डिसेंट्रलाइज्ड होना। ये जो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये लेते हैं डीएलटी में, या ये बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं हर चीज अपनी हो अलग से, जबकि ये मतलब नहीं है इसका। फिर अब देखें असल हकीकत क्या है। ये कहता है ना डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए ये। अब फिर एक और जो चीज मजे की, कहता है जो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर्स है ना, पहली बात वो आपने किस चीज के लिए की है कि जी अच्छा साइबर क्राइम ना हो। कहता है आपने अगर बैकअप्स बनाए हुए हैं या ये, तो कोई भी बंदा उसको अटैक एक टाइम पे नहीं कर सकता। फिर कहता है बेसिकली साइमल्टेनियसली ये जो पीयर टू पीयर शेयरिंग अपडेटिंग रिकॉर्ड है ये ज्यादा फास्ट हो गया, मोर इफेक्टिव और चीप है। बट यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपको यहाँ पे फिर एक और चीज क्लियर नहीं होगी, वो ये चीज क्लियर नहीं होगी, ये जो पीयर टू पीयर की आप बात कर रहे हैं, ये भाई पीयर टू पीयर भी है, मेरा सिस्टम अलग है, फिदा का अलग है, तनवीर का अलग है, बाकी किसी का अलग है, तंजीला मैडम का अलग है, आयशा का अलग है। बट हम जब यूज करने के लिए किसी एक कॉमन लोकेशन के साथ इंटरेक्ट तो करेंगे ना, और उस इंटरेक्शन के लिए जारी बात है हमें किस चीज की जरूरत होगी, नेटवर्क की जरूरत होगी कि नहीं होगी। नेटवर्किंग अब क्या है, थ्रू वन वायर या एक राउटर के थ्रू आपने सारे सिस्टम्स को आपस में लिंक कर दिया। तो भाई सेंट्रलाइजेशन तो यहाँ पे भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन यूज करूंगा, दूसरा अलग करेगा, तीसरा अलग करेगा, चौथा अलग करेगा। इसमें सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वो जो इक्विपमेंट था हार्डवेयर या ये वो अलग ही है, बाकी कुछ नहीं हुआ, बाकी फिनोमिना सारा सेम है। ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह बैंक में अब एक ही सिस्टम है, अब जो भी कैशियर होगा उसी पे बैठेगा, वो उसी पे काम करेगा, वो छुट्टी पे है या जो भी है, वही वो आके दूसरा बंदा वो सिस्टम यूज करेगा। वहां पे फिजिकल थ्रेट यस ज्यादा हो जाता है, बट अपना अपना जिसका सिस्टम है या ये अब डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंफॉर्मेशन, वो कहता है आप उसको डैमेज नहीं कर सकते, वो मानते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स का ये अब फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग की बात करें कि किसी एक और बंदे ने अपना अलग लेजर वो जर्नल बनाया हुआ है, दूसरे का अलग है, तीसरे का नहीं, भाई सिस्टम एक ही है, कंबाइन है। बस फिदा अपने सिस्टम पे बैठ के काम करेगा, मैं अपने पे करूंगा, तनवीर अपने पे करेंगे, तंजीला अपने पे, आयशा अपने पे, रुसा अपने पे, ये हो बस। हाँ जी फिदा। अच्छा सर, मेरे यहाँ एक क्वेश्चन था हाँ कि हाँ। सर जिस तरह हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हम्म। अब बैंक को ही ले लें, अब हम पूरी कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री भी फैसिलिटी है, अब तो हम ट्रांजैक्शन करें तो वहाँ पे हमें अपनी मिनी स्टेटमेंट हर कार्ड अवेलेबल होता है। हाँ जी। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सेंट्रली कहीं पे रिकॉर्ड हो रही होती है। बिल्कुल अब होती है। बैंक का कोई सर्वर कोई सेटअप होगा जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड जा रहा होगा और वहाँ पे वो सेव भी हो रहा होगा और वहीं से मैनेज हो रहा होगा। बिल्कुल है। इनपुट तो लेवल पे हो रही होगी, या ये क्लाउड पे कोई सिस्टम होगा, या क्लाउड पे नहीं होगा? ये फिलहाल ना क्लाउड के ऊपर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल फिदा, देखें पहले मैं किसी ब्रांच में अकाउंट खोलता हूँ, मेरा सारा डेटा उस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच के अंदर होता है, देन उसको लिंक अप किया जाता है हेड ऑफिस के साथ, हेड ऑफिस मुझे एक्सेस देता है उस बैंक की तमाम ब्रांचेस के साथ। देन अब वो अकाउंट जो मैंने खोला है या ये वो मेरे आईडी कार्ड से हुआ होगा, असल में ये क्या है इसके बैक एंड पे फिर नादरा आता है। उसने क्या किया होता है, जितने भी ये इंफॉर्मेशन ये सारा कुछ है ना, इसको लिंक अप किया होता है मेरे आईडी कार्ड से।
उस आईडी कार्ड की वजह से होगा क्या कि मुझे जितने भी बैंक्स हैं वो बैंक का हेड ऑफिस मुझे एक्सेस लेके देगा उन सब बैंक्स के। अब आप चेक किसी और बैंक का किसी और में प्रेजेंट करते हैं या ये वो खोलते हैं आपका डेटा, वो आपके सिग्नेचर वगैरह उस टाइम पे वो चेक करके उस टाइम अचानक से वो वेरीफाई करते हैं आप नहीं भी हैं उसके कस्टमर। किसी का भी जिसको आपने चेक दिया या ये वो देखेगा, वो एक्सेस आपको देगा। वो आपको कहते नहीं है 2 मिनट सब्र करें देखते हैं, फिर वो स्टैंप लगाते हैं, फिर तक वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके अकाउंट तक एक्सेस ले। बेसिकली इसके बिहाइंड पे फिनोमिना क्या है, हर कंट्री में ये जो आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है ना, सारी चीजें इसके साथ लिंक आता है। ये क्योंकि यूनिक है, ये चेंज नहीं हो सकता। बेशक आपके 10 बैंक में 10 अकाउंट हो, एक बैंक के अंदर 10 अकाउंट हो, आईडी कार्ड आपका वो आईडी यूनिक, उसके साथ हर चीज। अब ये पहले उस हेड ऑफिस में जाएगी, वो फिर अपना रिकॉर्ड, वो सारा रिकॉर्ड भी वो किसके साथ शेयर करते, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये जो सारा दिन क्लियरेंस होती है, आप जब चेक देते हैं दूसरे बैंक का रिप्रेजेंट करते हैं अपने को, उसकी सेटलमेंट कौन करके देता है? वो क्लियरिंग हाउस का काम कौन करता है? वो तो सेंट्रल बैंक ने कर रहा। उसके साथ फिर जो आपकी नेशनल डेटा सर्विस है, आपका सारा रिकॉर्ड, तो बिल्कुल फिदा ये सेंट्रलाइज होता है, या ये इसमें अभी तक किसी किस्म का क्लाउड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आया और लाया भी नहीं जाएगा। ये सेंट्रलाइज्ड ही सर बैंक्स के दरमियान सर एक पाकिस्तान में एक सिस्टम काम करता है जिसे निफ्ट कहते हैं। निफ्ट, हाँ जी। ये सारी क्लियरिंग का प्रोसीजर जो है वो निफ्ट के थ्रू किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। निफ्ट है सेंटर बॉडी है, बेसिकली उसका डिपार्टमेंट है, वहां से ये जो, अब फॉर एग्जांपल हर बैंक ने दूसरे बैंक की ना पेमेंट देनी होती है, इनके आपस में भी लोन चल रहे होते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी चल रहे होते हैं, ये तो क्लियरेंस होता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल अभी मेरा अकाउंट अगर हबीब बैंक में, मैंने जाके अल्फला से निकाल दिया पैसे, अब वो हबीब बैंक ने पेमेंट किसको करनी है, वो उस टाइम पे उसके अकाउंट में नहीं गए, वो सारा दिन ये जो चेक एक बैंक का दूसरे बैंक पे, या ये वो यही क्लियरेंस देखते हैं। शाम को जाके जब क्लोजिंग होनी होती है ये, तो वो उस अकाउंट को ऑफसेट करता है। तो यहाँ पे क्लाउड का कॉन्सेप्ट अगर आया तो बहुत सारी तजवीज़ हो गई, नहीं ला सकते, सेंट्रलाइज्ड ही मजबूरी है, ये सबसे बड़ा मसला। ऑनलाइन है, आपको साथ साथ देना पड़ता है, बाकी सारा कुछ है, तो ये नहीं हो सकता। जी जनाब, पूछ लें किसी का कोई क्वेश्चन। सर बहुत ज्यादा अगर क्लाउड पे सिस्टम्स को कन्वर्ट किया जाएगा तो वो अटैकर्स के लिए भी तो ओपन हो जाएगी हर एक चीज। नहीं फॉर उस एग्जांपल पे बैंकिंग सिस्टम्स है। हाँ, बैंकिंग बैंकिंग को सिस्टम। नहीं लाएंगे, बैंकिंग के अलावा आप जिस मर्जी को कंसीडर करें, हम इसको तो मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अब हम, मतलब एज ए मैं टीचर, मैं फाइनेंस जानता हूँ, सारा कुछ है, हम सारा दिन पढ़ाते हैं, ये तो एक कॉमन सेंस है कि वो नहीं होगा, वो हो नहीं सकता सिंपल। बाकी उसका ये है कि लड़के यस कि अगर हम बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करेंगे तो ये जो थ्रेट्स होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं। अब अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि जितने ये थ्रेट्स इंक्रीज होते हैं ना, तो इसके हिसाब से इनके सिस्टम्स की अपडेशन, वायरसेस, बाकी सारा कुछ ये भी ज़्यादा होती है। बट फिर भी वो बात है कि चांस, अब आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि वो जो क्लाउड बेस्ड जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही होती है कंपनी या ये, उनको आप जो पैसे पे करते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं, बेसिकली वो यही है कि उसकी सिक्योरिटी आप मेंटेन कर ही नहीं सकते, वो इतनी कॉस्टली है, इसलिए आप वो प्लेटफॉर्म रिक्वायर करते हैं। और वो जो आपको कॉस्ट चार्ज करते हैं वो बेसिकली किस चीज की कर रहे हैं, स्टोरेज प्लस सिक्योरिटी। उनका एक क्लाइंट तो नहीं है ना, उनके तो मल्टीपल है। ये वो फायदा होता है कि आपने वो जो कॉस्ट है वो आप इंडिविजुअली बियर नहीं कर सकते, दैट्स वाई वो उसको करते हैं। बिल्कुल होता है, डेटा चोरी भी होता है, इसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं, सारा कुछ, बट अल्टीमेटली फिर टेक्नोलॉजी भी उसी की वजह से अपडेट होती है, लूप होल होती है। तो
यस ये सिस्टम्स डेवलप करते हैं, बाकी सारा कुछ है, वो सिक्योरिटी भी उतनी हाई रिक्वायर करते हैं। उनके भी जो लोग होते हैं उनको पता होता है पॉसिबल आईटी थ्रेट्स क्या हैं, बाकी सारा कुछ क्या है, वो सारा उनका काम ही ये है। तो इसका आंसर यही है कि यस, कि हर टाइम पे वो चांस एग्जिस्ट करता है, और ये कंपनीज हम इसीलिए एक्वायर करते हैं, या ये ताकि उस थ्रेट को खत्म किया जा सके, क्योंकि आप इंडिविजुअली वो कॉस्ट बियर नहीं कर सकते क्लाउड, ये रीजन। जी कोई और क्वेश्चन? ऑल इज वेल, चलें जी, ऐश करें। अच्छा हमारी कोई क्लास 23 के आसपास तो नहीं आ रही? आएगी वेनेसडे वाली? अच्छा 22-23 तो इस्लामाबाद में ऑफिशियल ऑफ है। अब ये पता नहीं फीफा वालों से पूछेंगे कि क्लासेस तो नहीं हमारी कहीं ऑफ करेंगे या क्या है, देखें। एंजॉय करें जी, वीकेंड है, कई लोगों को तो इस्लामाबाद पिंडी में तो छुट्टी होती है, मजे करें, बट अपने अपने खर्चे पे, आजू बाजू वाले पे नजर नहीं रखें। एंजॉय, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।